नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ती कीमतों की आग से आम आदमी झुलस रहा है। रसोई गैस के बढ़े दामों ने किचन पर सीधा अटैक किया है। अन्नदाता के आंदोलन की हवा का धीरे धीरे फैलाव हो रहा है। महापंचायतों का दौर चल रहा है और उधर पश्चिम बंगाल की फिजाओं में चुनाव दस्तक दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब में से सरकार की नजर सबसे ज्यादा किस पर है? तेल की कीमतें सेंचुरी मार चुकी हैं। रसोई गैस के दाम टेस्ट मैच की किसी एक पारी की तरह 750 का स्कोर पार कर चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन भी दिनों का शतक पूरा करने वाला है और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव रूपी मैच की तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल मैच से पहले नेट प्रैक्टिस में जुटे हैं। सच में खेल रोचक चल रहा है, लेकिन इस खेल से किसे क्या हासिल हो रहा है, इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इस रोचक खेल को समझने की कोशिश करेंगे और हमें यह समझाने के लिए हमारे साथ अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का एक पैनल भी जुड़ेगा। उनसे हम बात करेंगे कि जो इस वक्त एक तरफ पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और तीसरी तरफ बंगाल में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इन तमाम मसलों पर सरकार की नजर कहां है? सरकार कितनी गंभीरता से विचार कर रही होगी इन बड़े मसलों के ऊपर और कौन सा मसला उसके प्राथमिकता में दर्ज है, इस पर भी बात होनी चाहिए। इसके साथ साथ विपक्ष पर भी बात होनी चाहिए कि विपक्ष आज कहां है। उस विपक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए। जैसा विपक्ष हमने 2014 से पहले देखा, क्या 2014 के बाद आज वैसा विपक्ष हमें नजर आता है? बेहद जरूरी है, क्योंकि जो विपक्ष आम जन के मुद्दों को उठाने की बात करता है, आम जन की आवाज बनने की बात करता है, क्या आज वो उसकी आवाज में आवाज मिला रहा है? ऐसा कहीं नजर आता है? सरकार क्या महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही है? क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे, रसोई गैस के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर सब जगह पर पड़ेगा। दूसरा, किसान आंदोलन इस देश में इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पर किसान नेताओं की भूमिका पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से ये तमाम चीजें चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इस प्रकार की चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक अनुभवी पैनल जुड़ चुका है। मैं परिचय आपका करा देता हूं। केपी मलिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, आप मेरे साथ इस वक्त हैं। डॉक्टर ए राम पांडे हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। पांडे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आपसे हम पूछेंगे कि जो किसानों की लड़ाई इस वक्त जो आंदोलनकारी लड़ रहे हैं, वो कितनी सच्चाई के साथ लड़ी जा रही है और उसकी परिणति क्या होगी, ये भी जानना जरूरी है। थोड़ी देर बाद मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संदीप चौधरी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मलिक साहब, मैं आपके पास आऊँगा। 2-3 बड़ी चीज़ें हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन है, अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं और इसके साथ साथ पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका आपसे समझना चाहूँगा। देखिए शमशेर जी, अगर आप देखें, ये जो तत्कालीन सरकार है, महंगाई पे कोई बात नहीं कर रही है। जो डेली पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस का दाम इस महीने 2 बार बढ़ चुका है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सरकार बात कर रही है सिर्फ पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन की। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सरकार का ध्यान कहीं और है। अब आप जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम में भी कहा और बात भी कहा कि विपक्ष जो है, मुझे लगता है कि विपक्ष तो बहुत कमजोर है। अगर हम 2013-2014 की बात करें
जब कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल के दाम 2 रुपए 3 रुपए बढ़ते थे, तो यही बीजेपी के लोग सड़कों पे सिलेंडर लेके, कुर्ता फाड़ के और जो है प्याज की मालाएं गले में पहन के सड़कों पे निकलते थे। आज ये किसानों को आंदोलन जीवी बता रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि विपक्ष भी कमजोर है। विपक्ष सड़कों पे नहीं निकल रहा है। विपक्ष उल्टा क्या कर रहा है कि किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चला के अपनी राजनीतिक फसल काटना चाहता है। अगर आप देखें, जो 3 महीने से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा था, मैं मानता हूं कि उसका स्वरूप अब बदल रहा है धीरे धीरे। अगर आप देखेंगे कि किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डर से हटके अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्रों में चला गया है और वो बड़ी बड़ी रैलियां वहां कर रहे हैं। जैसा कि आपने राकेश टिकैत को देखा कि वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, गुजरात जाने की भी बात कर रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने पश्चिम बंगाल जाने की भी घोषणा कर दी है। तो सरकार उससे कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अगर गांव में आते हैं तो उनको ब्याह शादियों में या दूसरे फंक्शनों में ना बुलाया जाए। तो इससे एक सुबुगाहट जो दिल्ली के चारों तरफ एक किसान है और किसानों में प्रमुखता से जाट पाए जाते हैं, उनको एक गंभीर मैसेज भेजा गया है और सरकार उस पर ध्यान एकदम से उनका गया है, क्योंकि अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगले महीने ग्राम पंचायत के चुनाव हैं। तो अब उनके कान खड़े हुए हैं और उन्होंने तमाम अपने नेताओं, विधायकों, मंत्रियों को बुलाकर लगभग डांटते हुए अंदाज में अमित शाह ने कहा है, आपने भी सुना देखा होगा, और जेपी नड्डा ने सख्ती से कहा है कि अब आप गांव गांव जाइए और कृषि बिलों की अच्छाइयां समझाइए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3 महीने हो गए दिल्ली में, 3 महीने पहले उससे अपने अपने क्षेत्र में लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए हो गए। जब 6 महीने में सरकार नहीं समझा पाई है, अब वो गांव में जाके नेता समझा पाएंगे? तो एक हास्यास्पद मुझे लगता है शमशेर जी। जी, इस वक्त ये परिस्थिति आपको नजर आती है। ए राम पांडे जी, खेती बाड़ी की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आंदोलन किसानों का है और जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि इस मसले पर गंभीरता से सरकार की नज़र नहीं है और विपक्ष की जो भूमिका इस प्रकार के मामलों में होनी चाहिए वो राजनीतिक लाभ लेने की नज़र आती है, जैसा कि मलिक साहब बता रहे हैं। और इस बात की जो प्रामाणिकता की जहाँ तक बात आती है इस तरह के मसलों की, तो कई बार ऐसी बातें सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूँ कि क्या वाकई में इस वक्त जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है वो खेती को बचाने की स्थिति में आपको नज़र आता है? क्योंकि जब आंदोलन शुरू हुआ उसका स्वरूप अलग था, इस वक्त ये थोड़ा बदलता हुआ दिखाई देता है। गांव-गांव जाकर किसान नेता महापंचायतें कर रहे हैं। क्या इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? और जिन कृषि कानूनों को लेकर आज बात हो रही है उनको समझा पाने में सरकार कामयाब होगी या लोग समझ गए हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है या ये फिर ठीक है? शमशेर जी, इसमें दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि ये जो किसान आंदोलन है ये कितना अप्रोप्रिएट है जी। और इस पर अगर मैं बात करूं तो किसान नेताओं का कहना ठीक नहीं रहेगा। किसान नेताओं का जो रुख रहा है वो अड़ियल रहा है। जो डिस्कशंस हुए उसमें बहुत बार देखा गया कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम बात नहीं करना चाहते, मतलब रिजल्ट चाहिए, मुझे वापस ही लेना है। अब दूसरा पक्ष ये है कि सरकार ने किस तरीके से इसको डील किया। तो सरकार के लेवल पर भी गड़बड़ी है। 3 महीने से ज्यादा टाइम हो रहा है और सरकार उसको हल नहीं कर पाई, तो ये सरकार का कंप्लीट फेलियर है। लेकिन पहले वाले मुद्दे पर थोड़ा हम और चर्चा करना चाहते हैं। 2008 में बनारस जाना हुआ था दिल्ली से मेरा, तो मैंने फ्लाइट में वो पॉपकॉर्न खरीदा, वो 250 पौने 300 रुपए का 2 साथियों के लिए। उसके बाद मैंने अपने गांव के लिए, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, 5 जो बड़ी फ्लाइट रन करने वाली कंपनियां, उनको चिट्ठी लिखी, उनको ईमेल भेजे और काफी प्रयास किया कि आप हमारे गांव को गोद ले लीजिए, बदले में क्या करना है कि आपको एक निश्चित मात्रा में उनसे वो मक्का खरीदना है। मक्के की कीमत 10 रुपया आजकल है, उस टाइम पर 4 रुपया 4.5 रुपया किलो हुआ करता था।
वो अलग बात है कि वो फलीभूत नहीं हो पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये जो बिल है, ये मुझे लगता है कि किसानों की स्थिति को बेहतर कर सकता है। दूसरी एक और बात इससे जुड़ी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी किसानों की स्थिति है इतनी खराब है, 12,000 से ज्यादा किसान एक साल में मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी फसल का सही कीमत नहीं मिल पा रही है। अब अगर गवर्नमेंट टेस्ट करना चाह रही है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके के कई प्रयास हो चुके हैं कई दूसरे देशों में भी और प्रदेश में भी। तो मुझे लगता है कि ये एक पक्ष है। एक और बात है, जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, इसमें सरकार की जो फेल्योर है उसके पीछे एरोगेंस जरूर दिखता है सरकार की तरफ से भी। उसको सॉर्ट आउट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी के बाद किसान के आंदोलन में ऐसा लगने लगा कि वो भी किसी न किसी तरीके से थोड़े से पहले से जो पहले कंस्टेंट था उससे पीछे आए थे। इसको अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेने के बजाय सरकार ने क्या किया कि सरकार जो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे उनके पीछे तिल के चल गई। तो इस तरीके से ये दोनों पक्ष को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे सबसे बड़ी समस्या नजर आती है, अब आप देखिए कि 100 के अभी आप बात कर रहे थे कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल पहुंचने वाला है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है और विधानसभा के कई सारे चुनाव आने वाले हैं। ये सरकार का एरोगेंस है। किसान आंदोलन से किसान को भी, नेताओं को कुछ ऐसा करना चाहिए था पहली बार कि जिससे सरकार को उसके पिच पर थोड़ा सा एक ऐसी बाउंसर देना चाहिए था जिससे उनको समझ में आता कि नहीं, किसान की शक्ति या जनता की शक्ति भी कुछ है और आपको हमेशा इलेक्शन में जाना पड़ेगा और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात है। मेरे साथ संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, आप इस वक्त मेरे साथ हैं। संदीप चौधरी जी, 2-3 बड़ी बातें हैं इस चर्चा में आज हम कर रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को लेकर बात हो रही है। इसको पांडे साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक सरकार से हुई और किसानों को भी इस पूरे मामले पर थोड़ा सा रवैया अपना नरम करना चाहिए ताकि रास्ता निकल सकता। दूसरा ये कि सरकार का ध्यान कहाँ है इस वक्त। हम 2-3 बातें कर रहे हैं, किसान आंदोलन भी है, बंगाल में चुनाव भी हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इनमें कमी नहीं देखी जा रही है। विपक्ष की बात भी मैं कर रहा हूं, विपक्ष की इस वक्त कहां आप भूमिका देख पा रहे हैं ऐसे मसलों पर? विपक्ष कहां आज है? 2014 में भी एक विपक्ष होता था, एक 2021 का विपक्ष है। देखिए शमशेर जी, जो किसानों का मसला है और विपक्ष का मसला है, विपक्ष का मसला राजनीति करना है, उन्हें अपनी राजनीति करनी है और उन राजनीति में कहीं न कहीं कोई मुद्दे की जरूरत होती है। आप देखिए 2014 से अब तक चाहे आप किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए जो विपक्ष में है, उनके पास आवाज बुलंद करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। कहीं भी सरकार को घेरने का, सरकार के ऊपर हमला करने का कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ये किसानों की समस्या निकल के आई, किसान निकल के आए, चाहे वो पंजाब से शुरुआत हुई हो, हरियाणा से भी निकले, उत्तर प्रदेश से भी निकले, राजस्थान से भी निकले और ये चीज आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत ने बंगाल तक में जाने की बात की है, बंगाल के किसानों को लामबंद करने की बात की है, तो ये मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है। यही बात किसानों के सॉफ्ट कॉर्नर की या किसानों के झुकने की या किसानों के बात मानने की, सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की, तो शमशेर जी आप ये देखिए, किसान तो आजादी से लेकर आज तक, सरकार चाहे जनता दल की आई हो, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, सरकार चाहे आज भारतीय जनता पार्टी को हो, आप मुझे ये बताइए किसान कब नहीं दबा और कब नहीं दबाया गया? वही स्थिति आज भी है। इसलिए सोचते हैं लोग इसके किसानों को सॉफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता सॉफ्ट होना चाहिए, बराबर का मामला है। दबने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत सरकार को भी नहीं है। समस्या है, समस्या के ऊपर सामने बैठ करके बात करने की जरूरत है, न किसी को दबने की बात है न दबाने की बात है। तो ये चीजें हमें पैरामीटर्स देखनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे साथी जो कृषि विशेषज्ञ बैठे हैं, अगर वो भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़े होंगे
तो वो भी पिछले 70 सालों का हिसाब देख सकते हैं कि कहाँ एक सैलरीड पर्सन जो खुद अपने वेतन आयोग बनाता है और उनकी वेतन कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और किसान के लिए कौन काम करता है। किसान को तो राइट नहीं है अपनी फसल का दाम तय करने का या कोई भी इस तरीके की चीजें, जो किसान को दबाने की चीज नहीं है। किसान की तो आप रोजी रोटी मजबूत कर दीजिए। जिस तरीके से दूसरी महंगाई बढ़ती है, चाहे आप डीजल की बात कीजिए, पेट्रोल की बात कीजिए, गैस कनेक्शन की बात कीजिए, किचन के सामान की बात कीजिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए, कपड़ों की बात कीजिए, जूतों की बात कीजिए, जिस तरीके से वो महंगाई किसान फेस कर रहा है, उस तरीके से किसान को दाम आज तक नहीं मिला है। ये चिंता की विषय है। जिस तरीके से नौकरी करने वाले आदमी की सैलरी बढ़ी है, उस तरीके से किसान के घर में चीजें नहीं हुई है। तो इस बदलाव के लिए किसान बाहर निकला है। मैं नहीं मानता कि ये बीजेपी की समस्या है या कांग्रेस की समस्या है, ये हमारे देश के किसान की समस्या है और राजनीतिक दलों को इसका समाधान निकालना है। लेकिन वही चीज है, चाहे अगर बीजेपी विपक्ष में होती शमशेर जी, तो विपक्ष भी बीजेपी भी यही रोल अदा करती जो आज का विपक्ष अदा कर रहा है। तो समस्या यहाँ पे है, सब सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार ये बिल लेके आई है, सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि ये विरोध क्यों हो रहा है। अगर विरोध हो रहा है, किसान इसे नहीं चाहता, तो क्या हम इसको वापस ले सकते हैं? ये किसानों के साथ बैठ करके, किसानों को साथ लेकर के इससे अच्छा कुछ बिल बना सकते हैं जिसमें किसानों के पास कहने को ये ना हो कि हमें पूछा नहीं गया या हमसे बिना पूछे ये बिल बना दिया गया। बिल्कुल, कई अहम बातें हैं मलिक साहब। इसमें किसानों को लेकर चर्चा लगातार हम कर ही रहे हैं, लेकिन ईंधन की कीमतों पर भी कुछ 2-3 बार चर्चा हुई है पैनल के जरिए। पेट्रोल कई जगह पर 100 के पार हो गया है, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और डीजल का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो किसानों के साथ भी है। इसको लेकर जब हम देखते थे, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2013-14 में, प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से बात करें तो 100 से पार चला गया था, 125 से भी ज़्यादा हो गया था कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। आज 60, 58, 62, 63, 64, 65 के आसपास ये बना हुआ है और आज तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार इसको लेकर कहीं ना कहीं सीरियस नज़र आती है कि इसके ऊपर कंट्रोल करने की, क्योंकि आज मैं देख रहा था वित्त मंत्री ने कहा कि इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, बैठना होगा, तभी कुछ इसका रास्ता निकल सकेगा। वैट, राज्य सरकारें जिस तरह से अलग अलग स्टेट्स का अपना एक अलग अपना वैट है, उसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो केंद्र सरकार ने अच्छी खासी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा, महंगाई पर नियंत्रण लगा पाना आसान नहीं होगा। अभी तो शुरुआत है और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। किसान के सामने तो चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। देखिए शमशेर जी, अगर मैं कहूं आपको कि जिस प्रकार से केंद्र जो है राज्य के पाले में बोल डालने की बात कर रहा है, इधर कर रहा है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इस पे 10 रुपए कम कर दिए थे, इसीलिए दिल्ली में थोड़ा पेट्रोल सस्ता है। कहने की बात यह है, केंद्र अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाह रहा, वो राज्यों पे डाल देता है, कभी तेल कंपनियों पे डाल देता है, कभी कहता है इससे हमारा कोई सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पिछली सरकारों के आंकड़ों पे नजर डालें कि जब भी किसी स्टेट में चुनाव आता था या सेंट्रल में चुनाव आता था, तो सरकार की कोशिश रहती थी कि इस दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाए जाए। ये कोशिश हमेशा सरकार की रहती थी कि जनता में एक ऐसा मैसेज ना जाए। लेकिन ये सरकार इतने दम में जी रही है कि वेस्ट बंगाल के चुनाव सामने खड़े हुए हैं, किसान आंदोलन चल रहा है और लगातार आप देखेंगे पिछले 17 दिन से तो मैं वॉच कर रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन पेट्रोल और डीजल के रेट ना बढ़े। तो सरकार बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है। अगर हम किसी से सवाल भी पूछते हैं एज ए पत्रकार, तो वो लोग ये कहते हैं देश हित में है ये। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल से जो पैसा सरकार के पास जा रहा है, उससे जो मिलिट्री है उसके साजो सामान खरीदे जा रहे हैं, उससे फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, उससे देश का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मजाक देखिए। दूसरी बात, जैसे कि अभी संदीप जी ने भी कहा कि किसान की बात करें कि किसान जो है पिछले 70 साल से सभी सरकारों, सभी राजनीतिक दलों द्वारा दबाया गया है। मैं यहाँ इनको ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछली सरकारें थी, चाहे जनता दल की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकारों का, किसानों का अगर इस तरह का कोई आंदोलन हुआ है तो सरकार ने झुक के उसको स्वीकार किया है और एक समाधान करने की कोशिश की है। मैं पहले भी आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूँ, यही महेंद्र सिंह टिकैत जो राकेश टिकैत के फादर थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन दिल्ली में भी किया था
और अपने सिसोली में भी किया था, और जहां पे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस गांव में पहुंचे थे। यहाँ तो किसान आपके दरबार पे बैठा हुआ है, आपके दरवाजे पे बैठा हुआ 3 महीने हो गए। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि प्रधानमंत्री ने अगर जाने की, मिलने की कोशिश तो दूर, 2 मीठे बोल किसान के लिए कहे? किसान की 200 से 250 के बीच शहादत हो चुकी है, एक मीठा बोल सरकार ने या प्रधानमंत्री ने कहा हो? तो ये सरकार से गिला शिकवा किसान का इसलिए नहीं है कि वो उसकी बात नहीं सुन रही है। जिस तरह से सरकार जो है दम्भ दिखा रही है किसानों को, किसान उससे गुस्से में है, और किसान समझ चुका है कि यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगले 1 महीने के अंदर धीरे धीरे बॉर्डर से किसान वापस चला जाएगा। क्योंकि मैंने कई किसानों से बात करी, उनका कहना ये है कि हम इनके दरवाजे पे आए हैं, इन्होंने हमसे बात नहीं करी है। वो दिन दूर नहीं है जब ये हमारे दरवाजे पे आएंगे, तो हम इनको बताएंगे। तो उसकी परिणति आप देख रहे हैं आसपास के राज्यों में कि इतनी बड़ी बड़ी खाप पंचायतें, किसानों की पंचायतें हो रही हैं, और उसका आने वाले समय में इस राजनीतिक सत्ता दल को रिजल्ट मिलेगा, मुझे ये लगता है। अब मैं दूसरी, जिस तरह से आप महंगाई की और डीजल की बात कर रहे हैं शमशेर जी, सरकार खाली दिल्ली की या सेंट्रल की बात मत करिए। मैं उत्तर प्रदेश का आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में बिजली के जो रेट थे, बिजली के जो दाम थे, वो बहुत तेजी से बढ़ाए गए हैं। जो बिल किसान अपने ट्यूबवेल का, खेत का देता था, वो डबल हो गया है। और मजे की बात देखिए कि जो छोटा मजदूर होता है, जिसका जमीन नहीं होती, वो 1 भैंस 2 भैंस पाल के दूध बेच के अपना गुजारा करता था। वहां पे ये कानून आ गया, अगर किसी के घर में 1 भैंस से ज्यादा है तो उसका जो बिजली का मीटर है वो कॉमर्शियल होगा। मजाक देखिए उसके साथ। और हमने जो है, जो योजना प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना लाए थे, गैस का सिलेंडर दिया था, वो उसका जो भुसका कोठा होता है पीछे वाला, वो उसमें रखा हुआ है, क्योंकि उसकी भरवाने की औकात नहीं है। हर महीने 800 रुपए का सिलेंडर, वो फिर अपने लकड़ी और उफले जला रहा है। तो सरकार तो कहीं ना कहीं अनभिज्ञ बनी हुई है, और वो सोच रही है कि ये बेवकूफ है, और जैसे ही इलेक्शन आएगा इनको फिर जो है वो राम मंदिर का और उसका जो है हिंदू मुस्लिम वाला जो मंत्र है वो पढ़ा दिया जाएगा, और फिर धड़ाधड़ जो है हमारी सरकार बन जाएगी। सरकार कहीं ना कहीं इस गलतफहमी में मुझे लगती है जी। जो कॉमन चीज़ें हैं, आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए, मलिक साहब कह रहे हैं। ए राम पांडे जी जो बात मलिक साहब कह रहे हैं और संदीप चौधरी जी कह रहे हैं, चूक हुई है और हो भी रही है, ऐसा नज़र आता है। अगर इस चूक से सबक लेने की कोशिश नहीं की तो ये तो ठीक बात है, ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले कुछ समय में, हालांकि किसान नेता तो कह रहे हैं कि हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। लेकिन जो इस वक्त अलग अलग जगह पर पंचायतें हो रही हैं, विपक्ष बेशक उसके ऊपर राजनीति करता रहे, लेकिन उसका नुकसान तो सत्ता पक्ष को हो जाता है जब इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि तुम्हारे दरवाजे हम आए, तुमने पूछा नहीं, हमारे दरवाजे तुम आओगे तो हम तुम्हें नहीं पूछेंगे। और ऐसा कहीं ना कहीं माहौल भी दिख रहा है उन राज्यों में जहां पर किसान आंदोलन का ज्यादा असर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एंट्री को बैन कर दिया गया है, तो किसानों के लिए तो कहीं ना कहीं ये घाटे का सौदा रहेगा। लेकिन इलेक्शन में किसान सोच रहा है कि जो हमारे साथ हुआ हम भी वैसा कर सकते हैं। शमशेर जी, ये बात हम सभी लोग मानते हैं कि किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, और ये स्थिति आजादी के बाद से ठीक नहीं है। किसान हमेशा से दबाया गया, और वो कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आया, उसकी बातें भी मेन स्ट्रीम में नहीं आई। अगर आप दूसरे फिरके को लेंगे, दूसरे कम्युनिटी को लेंगे, उनका आंदोलन होता है और वो सरकार को दबा देते हैं, जैसे जातीय फिरके हैं। अब मामला ये है कि हम इसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? किसान तब खुशहाल होगा जब वो अपने फसल को अपने रेट पर बेच सके, और फसल को रेट पर बेचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसके पास अपने गोदाम या स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इन दोनों चीजों के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो गोदाम बना सकें। जब वो प्रोड्यूस करता है भिंडी तो 4 रुपया किलो उसका मार्केट में खरीदा जाता है, और आम आदमी उसको 40 रुपए में खरीदता है। उसकी स्थिति नहीं बदल रही है। उसकी स्थिति इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो स्टोर कर सके।
दूसरी चीज, क्या प्रोडक्ट तैयार करना है, मतलब खेत में बोना है, ये डिसाइड करने की कैपेसिटी भी उसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ दूसरी फसलें हैं जिसमें ज्यादा लागत लगती है। और ये सारी प्रोसेस में अगर हम प्राइवेट प्लेयर को हम गाली देते रहे कि प्राइवेट प्लेयर आएगा तो ये गड़बड़ी हो जाएगी, वो गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो ये बिल है ये हेल्प करेंगे छोटे गोदाम बनाने के लिए। भले वो उनको डायरेक्ट फायदा दे रहे हैं, लेकिन किसानों को भी इसमें फायदा मिलेगा। तो ये जो बिल है, हमको लगता है कि इसको एक बार टेस्ट करना चाहिए। सरकार बहुत गड़बड़ियां कर रही है। नंबर 1, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समझा नहीं पा रहे हैं। नंबर 2, वो अपने से पल्ला झाड़ दे रहे हैं। अगर ये बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी खत्म कर दी कि जो सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाए जिससे किसान की कीमत का लागत ऐसी हो जिससे उनके जीवन में खुशहाली आए, वो नहीं हो कर पा रही है। लेकिन सरकार एक तीसरा रास्ता लेकर के आ रही है जिससे हो सकता है कि बदलाव हो। एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ शमशेर जी। पूरे देश में आप जानते हैं आंकड़े बहुत सारे हैं जिसमें ज्यादातर किसान, उनकी जोत का आकार बहुत छोटा है। 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत है, जिसमें ट्रैक्टर खरीद करके इस्तेमाल कर पाना ये संभव नहीं है। अगर एक आदमी, एक किसान 5 बीघा खेत वाला, वो क्या करता है कि 800 रुपए से 1000 रुपए लगते हैं 1 घंटा ट्रैक्टर को जुताई करवाने के, इसलिए लागत बहुत बढ़ जाती है। वो लागत को कंपनसेट नहीं किया जा रहा है। उसकी सिचुएशन कब बदलेगी? जब एक आदमी गांव का ही, जिसके पास कुछ पैसे हैं, जो पढ़ा लिखा है, वो क्या करेगा कि गांव के 100 बीघे खेत को एक पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो ऐसी फसल उगाएगा जो कि जिसका मार्केट में प्राइस बेटर होगा, जो एक्सपोर्ट कर सकता है उसको, या उसको ऐसी मंडी तक पहुंचा सकता है जहां रेट ज्यादा है। और इससे अडानी और अंबानी वो 5 बीघा खेत और 2 बीघा खेत जाकर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाले हैं। इससे गांव में रोजगार के साधन उत्पन्न हो जाएंगे और इससे कुछ हद तक व्यवस्था में परिवर्तन होगा। एक और बात अगर मैं बताना चाहता हूँ कि हर गांव में आप देखेंगे तो पलायन की समस्या बहुत ज्यादा है। लोगों के पास, किसानों के पास रोजगार नहीं है। कई स्टडीज ऐसी हुई है जिसमें ये पाया गया है कि किसान के अपने बेटे किसानी नहीं करना चाहते। उन्होंने क्या किया, मुंबई, दिल्ली और कई जगहों पर माइग्रेट कर गए हैं। उनका खेत जो है वो ऐसी, जो अगर आंकड़े निकालते हैं, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन वो करीबन 15 से 20% खेती ऐसी है जिस पर खेती नहीं होती है या बटाईदार खेती करता है। अगर केवल उस 20% खेती में कुछ उन्नयन होता है, कोई नया व्यक्ति नया सिस्टम डेवलप करता है, मुझे लगता है कि गांव की तस्वीर बदल सकती है। चलिए, बदलाव की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। संदीप जी, छोटा सा कमेंट आपका भी, बदलाव आएंगे इन सब चीज़ों से, या फिर ये सिर्फ प्रायोगिक तरीके हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, रिजल्ट आए तो ठीक है, नहीं तो फिर किसान तो ऐसे हालत में है, उसके ऊपर पहले भी बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं। देखिए शमशेर जी, प्रैक्टिकल तो आप करके देख सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें पुरानी देख लेनी चाहिए। आपका BSNL सरकारी कंपनी था, अच्छा सर्विस देता था, साथ में प्राइवेट कंपनी आई, आपको मालूम है BSNL को खा गई। इसी तरीके से आप सरकारी कंपनी, जो सरकारी चीजें थी उनको प्राइवेट लोग आके खा जाते हैं। इसी तरीके से जो आज MSP की बात हो रही है, सरकारी खरीद की बात हो रही है, जिसको किसान चाहता है, वो किसान इसी चीजों को देख के, कि पुराना रिकॉर्ड देख के वो समझ सकता है कि आने वाले टाइम में जो अडानी अंबानी के नाम से बात हम आज कर रहे हैं, कहने का मतलब है जो प्राइवेट लोग इसमें आएंगे, जो कंपनियां इसमें आएंगी, जो व्यापारी इसमें आएंगे,
वो इन चीजों को खा जाएंगे, सरकारी सिस्टम खत्म हो जाएगा और पूरे तरीके से किसान इनके हाथों में चला जाएगा। तो उसी चीज का डर किसान को आज खाया जा रहा है। और ये भी आप समझ सकते हैं जिस तरीके से भंडारण की व्यवस्था उनके हाथ में चली जाएगी तो क्या स्थिति होगी। किसान से ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूर आज वो आदमी हो जाएगा जो अपने घरों में बैठा है, जो धरने स्थल पर नहीं है, जो किसानों से नहीं जुड़ा है, जो खुद को महफूज समझ रहा है, लेकिन वो भी महफूज नहीं रहेगा। जी चलिए संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपका भी, डॉक्टर ए राम पांडे जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। कुछ एक अहम मसले जिन पर आज हम बात कर रहे थे। किसानों के मन में एक डर है कि जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां आई, सरकारी सिस्टम को खा गई, सरकारी सिस्टम कमज़ोर हो गया या सरकारी सिस्टम को कमज़ोर कर दिया गया सोची समझी रणनीतियों के तहत, ऐसा भी हुआ है। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ जब लगते हैं तो उसको कई सारे ऐसे लाभ देते आए हैं, शुरू से आज तक की बात करें, जिसका फायदा राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन में उठाती हैं। और उसके पीछे बहुत सारी साजिशें होती हैं, जिसमें किसान की फसलों की बात कर लेते हैं, लागत का सही दाम न मिलना, किसानों के लिए अच्छे खाद बीज न मिल पाना, रिसर्च की काम बेहतर किसान के लिए न हो पाना, थोड़ी लागत में अच्छा उत्पाद किसान कर सके, ऐसा नहीं हो पाता है। कई दवा कंपनियों के नाम पर किसान को लूट लिया जाता है, कहीं बिजली पानी के नाम पर, डीजल के नाम पर किसान को महंगा ईंधन मिलता है, जिससे किसान को नुकसान होता है। और आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं, उससे किसान को दिक्कत हो रही है, डीजल से खासकर। दूसरा, सरकार को लेकर जब बात की जाती है तो सरकार के फोकस की बात करें तो जो बात पैनल में लोग जुड़ रहे थे उनका कहना था कि सरकार का इस वक्त ध्यान तो है कि किसान आंदोलन खत्म हो, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो इलेक्शन पर है। बंगाल में चुनाव होने और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही, किसान का आंदोलन हो सकता है आने वाले महीने 2 महीने में खत्म हो जाए, लेकिन इसकी नाराजगी का खामियाजा सरकार को उठाना पड़ सकता है। किसी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। वही किसानों को लेकर ये कहा जा रहा है कि किसान एक बार इन कृषि कानूनों को इस्तेमाल करके देखें, शायद इनका फायदा हो। लेकिन जो पुराने अनुभव रहे हैं किसी भी प्रकार के, वो किसानों के लिए फायदे के सौदा साबित नहीं हो पाए, इसलिए किसान नहीं कृषि कानूनों को इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। तमाम बातें हैं। अब दिलचस्प भी होगा कि आने वाले कुछ दिनों में हमें ज़्यादा फोकस बंगाल पर दिखेगा, राज्यों के विधानसभा चुनाव पर दिखेगा, पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने पर दिखेगा, या फिर किसानों के इस आंदोलन को खत्म करवाने पर दिखेगा। इस पर बारीकी से नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।